जय हिंद। जैसा कि आप लोग मांग कर रहे थे कि सर ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो सिंपल सा खगोलीय दूरदर्शी का जो अंतिम प्रतिबिंब होगा वो होगा काल्पनिक और उल्टा। देखिए ऑप्शन है, तो देखिए सी नंबर काल्पनिक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 2 पर विचार किया जाए, ध्यान से देखिए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। यदि बोल रहा है समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तो संयोग की फोकस दूरी होगी। ठीक है, यानी सिंपल सा दो टो लेंस से संपर्क में रखा और दोनों का फोकस दूरी एफ है और संयोग का मतलब संयोजन का समतुल्य फोकस दूरी पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, याद करो समतुल्य फोकस दूरी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हम सिखाए थे 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 भी कितना हो गया f और 1/f2 भी कितना हो गया f। तो बोलो 1/f इक्विवेलेंट, अगर एलसीएम लेंगे तो इसका f आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो f इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा f/2। क्लियर है, f/2। देखिए ऑप्शन में है सी नंबर गया f/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। सिंपल सा प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रकृति का पुष्टि करता है ध्रुवन। क्या ध्रुवन, देखिए है ऑप्शन, तो सिंपल सा सी नंबर ध्रुवन। ठीक है, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। सिंपल सा पतले फिल्म में जो रंगीन दिखाई देता है बहुत सारा कलरफुल, उसका सिंपल सा कारण होता है व्यतिकरण। क्या होता है व्यतिकरण, है ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है ब्रूस्टर का नियम है। किसका नियम, ब्रूस्टर का नियम। तो सिंपल सा ब्रूस्टर का नियम था, याद करो म्यू इक्वल टू 10p, म्यू इक्वल टू 10p। क्लियर है, लेकिन यहाँ 10p को क्या एंगल ऑफ पोलराइजेशन को यहाँ पर IP से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए म्यू इक्वल टू 10IP भी जाएगा। कोई तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती थी इसका तरंग दैर्ध्य। सिंपल सा, जब ग्लास स्लैब में जाएगा यानी विरल से सघन में जा रहा, हवा से ग्लास स्लैब, और सघन में जाएगा तो इसका चाल घटेगा और चाल के साथ तरंग दैर्ध्य भी घट जाएगा, तो इसका आंसर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन। बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। सिंपल सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ऑप्शन डी नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट जो 8वां नंबर क्या बोल रहा है। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता। सिंपल सा, नली की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो वस्तु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। तो सिंपल सा बढ़ती है, याद रखना, नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। जब एक निकट दृष्टिदोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। ठीक है, तो सिंपल से एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके लिए क्या उपयोग करेगा, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए। बोल रहा है कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। ठीक है, तो मतलब किसके लिए सबसे कम होता है क्रांतिक कोण। तो याद करो क्रांतिक कोण जो होता है, अगर तरंग दैर्ध्य होगा ज्यादा, ठीक है, तो क्रांतिक कोण भी होगा ज्यादा। क्लियर है, और तरंग दैर्ध्य होगा कम तो क्रांतिक कोण भी होगा कम। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, बैगनी रंग का, इसीलिए ये जाएगा ऑप्शन में। क्लियर है, क्योंकि सबसे कम क्रांतिक कोण पूछ रहा है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसी का है, बैगनी का, इसीलिए सबसे कम इसी का होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन है। क्लियर है, तो सिंपल सा न्यूनतम विचलन कौन हम सिखाए थे, μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए है ऑप्शन में, देखिए बी नंबर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखिए। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, कौन करता है भाई, ध्रुवन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है।
बोल रहा है एक लेंस जिसका अपवर्तनांक है म्यू इक्वल टू 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। हवा में कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक दोनों सेम हो गया, और दोनों जब सेम हो जाएगा तो याद रखिएगा इसका जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। तो इसका आंसर गया डी। क्लियर है? जब दोनों सेम रहता है तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनंत हो जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्या बोल रहा है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। अभिदृश्य के नहीं, जो पहला लेंस होता है वस्तु की ओर, तो इसके द्वारा जो बनी प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है और आवर्धित होता है और उल्टा होता है। क्लियर है? देखिए, यानी वास्तविक व बड़ा, आवर्धित मतलब बड़ा। क्लियर है? तो इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, बोल रहे एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तन लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी। सेम क्वेश्चन हम बताए थे, अगर लेंस का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में डुबाएं उसका अपवर्तनांक सेम रहे तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा बी, अनंत होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप है। बोल रहा माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। क्रांतिक कोण कितना दिया? थीटा। बोल रहा प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा। यानी पहला माध्यम में अगर प्रकाश का वेग भी है तो दूसरे माध्यम में वेग क्या होगा पूछ रहा है। अगर सिंपल सा याद हो फिगर इसका क्रांतिक कोण का, तो हम सिखाए थे सघन से विरल में जब डालते हैं तो जब प्रकाश किरण अविलंब से 90 डिग्री यानी बिल्कुल दोनों माध्यम को अलग करने वाली सीमा में चलने लगती है तो उसको कहते थे क्रांतिक कोण। और ये क्रांतिक कोण आपको थीटा दिया है, और ये कोण कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है? बोल रहा है इस माध्यम में प्रकाश का चाल भी है, तो बोल रहा है इस माध्यम में मान लो भी डैश, ये क्या होगा? क्लियर है? सिंपल सा, देखिए कितना आसान है। तो एक काम करो, इसका अपवर्तनांक मान लो μ1 है, इसका μ2 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए, μ1 इंटू साइन थीटा। क्लियर है? μ1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू इधर का अपवर्तनांक μ2 मान लेते हैं, μ2 इक्वल टू μ2 साइन 90। क्लियर है? तो बोलो जरा सा, μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बोलो साइन थीटा, कौन थीटा? साइन थीटा इक्वल टू μ2 बाय μ1। क्लियर है? इसको इधर ले गए तो साइन थीटा इक्वल टू μ2 याद करो, म्यू मतलब अपवर्तनांक होता है c बाय v, तो बोलो μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाय v2 बाय μ1 इक्वल टू हो जाएगा c बाय v1। c बाय v1। क्लियर है? अगर इसको काट दें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो बोलो यहाँ थीटा लिखना भूल गए थे, साइन थीटा इक्वल टू बोलो इसको ऊपर ले जाए तो हो जाएगा v1 बाय v2। v1 बाय v2, तो बोलो v2 बराबर क्या निकालेंगे यहाँ से? तो बोलो v2 बराबर क्या निकलेगा? v2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बोलो v1 बटे साइन थीटा, v1 बटे साइन थीटा। तो बोलो v1 यानी पहला माध्यम में वेग, तो पहला माध्यम प्रकाश का वेग कितना दिया? v, तो बोलो v बाय साइन थीटा, v बाय साइन थीटा। आंसर गया v बाय साइन थीटा, ऑप्शन है देखिए बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, ध्यान से देखिए, ये भी एक न्यूमेरिकल है। बोल रहा है एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। यदि m बराबर 5 करने, m यानी आवर्धन कितना करना? 5, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। फोकस दूरी पूछ रहा है। सबसे पहले याद कीजिए m बराबर होता है v बाई यू। m इक्वल टू कितना? v बाई यू। ठीक है? m यानी आवर्धन इक्वल टू v बाई यू। तो m यानी आवर्धन कितना चाहते हैं करना? 5।
भी मतलब कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी, रहने देते हैं भी। और यू मतलब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कितना दिया है 1 इंच, ठीक है। तो बोलो भी बराबर हो गया कितना 5, भी बराबर आ गया कितना हमारा 5। और चूंकि आपको याद होगा किसी सूक्ष्मदर्शी में भी को हम लोग डी बोलते हैं, भी को क्या बोलते हैं डी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो भी बराबर डी इक्वल टू कितना हो गया 5, ये पहले पता चल गया। उसके बाद याद कीजिए आपको हम आवर्धन का, सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन था फॉर्मूला 1 प्लस डी बाय एफ, याद करो m इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। तो बोलो m कितना चाहते हैं 5 करना, 1 प्लस d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू भी आया 5, रख देते हैं बाय f। इसको इधर ले जाएं तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाय f। तो हमको f चाहिए तो f इक्वल टू इसको इधर ले गए तो 5 बाय 4 यानी 1.25 इंच। आंसर फोकस दूरी कितना हो गया 1.25 है ऑप्शन में, देखिए सी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो इसके लिए होता है कौन, उत्तल लेंस। याद रखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। पढ़े ही होंगे 10 में भी पढ़ाए थे, सर 10 में भी पढ़े होंगे और हम तो पढ़ाए थे 12 में। 19 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सी घटना होती है। एक वर्णीय यानी जिसमें एक ही रंग का प्रकाश हो, तो सिंपल सा उसमें वर्ण विक्षेपण तो होगा ही नहीं। वर्ण विक्षेपण तब होता है जो श्वेत रंग जाएगा। विचलन, जी हाँ विचलन होगा। व्यतिकरण ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ इसका आंसर जाएगा कौन, विचलन। सिर्फ प्रकाश विचलित हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 20 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा प्रकाश तंतु संचार, बस प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित होती है। प्रकाश तंतु याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 21 का बात किया जाए तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयामक का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी तथा और y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी। यानी सिंपल से इसका आयाम पूछ रहा है, ठीक है। आयाम याद करो, आयाम a बराबर था √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। लेकिन उधर आएगा नहीं क्योंकि यहाँ साइन दिया, ये कॉस, और साइन कॉस 90 डिग्री होता है तो उधर तो कैंसिल हो गया। तो सिंपल सा √a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो आयाम जो है इसका a1 4 है और a2 कितना 3 है। तो बोलो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करो, इसको देखो 5 आएगा। कितना आएगा 5। तो देखिए ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है तरंग का कालांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स से संबंध है। देखिए कालांतर जो है फाई बराबर होता है 2 पाई बाय लेमडा इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। क्लियर है। लेकिन हमसे पथांतर पूछ रहा है, डेल्टा एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो बोलो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बोलो लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। देखिए ऑप्शन है लेमडा बाई 2 पाई इंटू 5। आंसर चला गया हमारा सी। क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए। बोल रहा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती है। मानव नेत्र, ध्यान से देखिएगा, मानव नेत्र का अगर विभेदन क्षमता पूछे तो इसके कितना होता है 1, क्योंकि इसी को आधार मानकर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया 1.5 को पानी जिसका अपवर्तनांक दिया 1.33 में डुबाया जाता तो यह व्यवहार करता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक में किसका ज्यादा अपवर्तनांक है, लेंस का। तो याद रखिए लेंस को अगर उससे कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में डालिएगा तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसा लेंस था वैसा ही रहेगा। तो सिंपल सा अगर उत्तल था तो उत्तल ही रहेगा, तो सिंपल सा उत्तल लेंस की तरह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
बोल रहा प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का रंग जनरली किसके कारण बदलता है? आवृत्ति कारण। क्यों? आवृत्ति बदलेंगे तो ऊर्जा बदलेगा, और ऊर्जा बदलेगा तो रंग बदलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में देखिए कांच, पानी, लोहा, हीरा। देखिए लोहा को पहले ही साइड कर दीजिए क्योंकि इसका अपवर्तनांक कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रकाश गुजरेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कांच, पानी, हीरा, इस तीनों में। और तीनों में सबसे सघन कौन है? हीरा। और सबसे जो सघन होता है उसी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। इसका आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? बोल रहा है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक के लिए आवर्धन क्षमता होती है, समान समायोजन के लिए। तो याद करो इसका सिखाए थे -FO/FE, -FO/FE, ये होगा आवर्धन क्षमता है ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है? देखो अपवर्तनांक को यहाँ n से सूचित किया है, जबकि हम आपको सिखाए थे μ-1 × a फॉर्मूला सिखाए थे, जहाँ म्यू था अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ म्यू नहीं मानकर क्या माने? n माने हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला n-1 × a, n-1 × a। देखिए बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 का अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, तो संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। क्लियर है? यानी दो लेंस है, इसका क्षमता एक का इतना दिया, दूसरे का इतना, दोनों मिला देने के बाद क्या होगा? समतुल्य फोकस दूरी, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान समझो। सबसे पहले क्या करो? समतुल्य शक्ति निकालो। तो समतुल्य शक्ति निकालने के लिए क्या करना? दोनों को जोड़ना है। तो -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर। क्लियर है? तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा -10 डायोप्टर। क्लियर है? तो अगर हम फोकस दूरी का बात करें तो सिंपल सा शक्ति बराबर होता है 100/f, अगर सेंटीमीटर में हो तो। ठीक है, तो हमसे f पूछ रहा है, तो f बराबर कितना होगा? 100/p। तो बोलो 100/p का वैल्यू कितना आया? -10। सॉल्व करो तो -10 सेंटीमीटर, -10। देखिए ऑप्शन में है बी नंबर, -10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। क्लियर है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया और डायोप्टर में शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर होता है 100/f। तो बोलो 100/f, फोकस दूरी कितना दिया? 20। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 डायोप्टर। कितना? 5 डायोप्टर। देखिए बी नंबर। ठीक है, तो ये जो है आज हम 30 क्वेश्चन ही बता रहे हैं, 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, चूंकि 60 क्वेश्चन टोटल हमको बताना, ऑप्टिक्स में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आज 30 बता दिए। अब जो है नेक्स्ट क्लास में अगले दिन आपको और 31 से लेकर 60 तक क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और अगला पार्ट इसका जरूर देखिएगा।